एक ऐसा मूवमेंट जो मजाक के तौर पर 16 मई 2026 को शुरू हुआ था, आज एक सच मुद्दा बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी। ये भारत का चेहरा दिखाता है, यूथ का असली पावर दिखाता है। ये दिखाता है कि अगर यूथ चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसने एक मिनिस्टर को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया है। I am resigning from my post as education minister. सरकार का असली चेहरा सामने लाया है। एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक जात के, हर एक कास्ट के लोगों को एक साथ किया है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है, आज हर एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। 16 मई 2026 कॉकरोच जनता पार्टी, ये बस एक नाम नहीं है, ये एक मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक सटायर के रूप में स्टार्ट हुआ था। एक हफ्ते के अंदर 20 मिलियन फॉलोअर्स बन गए। उसके बाद क्या था? अभिजीत दिपके जो इसके फाउंडर थे, वो बॉस्टन से इंडिया आए। बहुत सारे लोगों ने उन्हें फॉरेन फंडेड कहा, लेकिन वो झुके नहीं। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया 20 जून 2026 को। किसके लिए? नीट के स्टूडेंट्स के लिए। वो नीट के स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया था, वो 20 नीट के स्टूडेंट्स। जब सब लोग डर रहे थे, जब सब लोग मातम मना रहे थे इस चीज का, तब अभिजीत दिप के सामने आए। चाहे उनका इंटेंशन कुछ भी हो, वो सामने आए, उन्होंने बात की और यहां तक कि उनका साथ दिया यूथ ने। अगर कोई सीजेपी का सपोर्टर नहीं भी है, लेकिन अगर वो इस प्रोटेस्ट को अमान्य मानता है, तो उससे बड़ा देशद्रोही इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये बात यूथ की थी, ये बात स्टूडेंट्स की थी। फिर आए सोनम वांगचुक, द अनसंग हीरो ऑफ दिस मूवमेंट। उन्होंने अनशन स्टार्ट किया। अनशन स्टार्ट करने के बाद 20 दिन डिटेन कर लिया गया भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। सुबह सुबह जब ज्यादा भीड़ नहीं थी जंतर मंतर में, तब ये चीज हुई। फिर भी लोगों ने हार नहीं माना। फिर भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन नहीं तोड़ा। बार बार रिक्वेस्ट किया उन्हें अनशन पर जाने दे, उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रहना, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए या जंतर मंतर भेजा जाए। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। अब आता है असली दिन, 22 जुलाई 2026। ये यूथ के लिए एक काला दिन बन के रह गया है भारत के इतिहास में। और इसी ऐतिहासिक दिन को आज 25 जुलाई 2026 को सबसे बड़ी जीत मिली है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 22 जुलाई 2026 को जब इतने सारे लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़े, तो जंतर मंतर में सेक्शन 163 लगा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक ऐसा रूल था जिसके तहत 5 जनों से ज्यादा अगर लोग दिखे तो उन पर लाठीचार्ज हो सकती है, उन्हें डिटेन किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने हर वो नामुमकिन कोशिश की कि बच्चे संसद ना पहुंच पाए। वो कामयाब तो रहे, लेकिन इसी चीज ने लोगों की आंखें खोल दी। आगे क्या होता है आप सबको पता है। बच्चों पर इतने ज्यादा जुल्म हुए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। मेल ऑफिसर्स जो वहां पर तैनात थे, बहुत से ऑफिसर्स ने लड़कियों पर हाथ उठाए, उन्हें घसीटते हुए लेके गए। मैं सवाल पूछता हूं इस सरकार से, मैं सवाल पूछता हूं इस सिस्टम से कि क्या उनके पास फीमेल ऑफिसर्स नहीं थी? बच्चों पर लाठी चार्ज हुई, बच्चों के सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए। उसके बाद भी यूथ रुके नहीं, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। बैरिकेड्स लगाए गए जिनमें करंट थे, इलेक्ट्रिसिटी थी उनमें, वेल्डिंग की गई और ना जाने कितना कुछ किया गया। बच्चों को वहां पर सील पैक कर दिया, कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा था। जंतर मंतर से वो संसद जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। उनकी मांग क्या थी? सिंपल मांग थी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं थी। 20 दिन बीत जाते हैं, फिर भी सरकार नहीं सुनती। तब सोनम वांगचुक ने तो ये तक कह दिया था कि कोई भी मिनिस्टर अगर आके अश्योरिटी दे दे अकाउंटेबिलिटी की एजुकेशन फील्ड में, तब वो ये अनशन तोड़ देंगे और शायद ये प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाए। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। ये बहुत पीसफुल वे में चल रहा था। सरकार या लोग, बहुत से लोग इस चीज को नॉन पीसफुल एक्ट कहना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो वहां पे थे, तैनात थे, उन्हें पता है ये कितना पीसफुल था। और नॉन पीसफुल चीजें किसने स्टार्ट की थी? लाठीचार्ज स्टार्ट हुई, उन पर जुल्म किए गए। तभी रिटेलिएशन में कुछ बच्चों ने पत्थर फेंके। रात को जिन पुलिस ऑफिसर्स को मारा गया, अगर विजुअल्स देखोगे आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि ये वहां के प्रोटेस्टर्स नहीं थे, ये दहशतगर्द थे जो वहां पर आए मास्क पहनकर, जो अपना मुंह ढके हुए थे, और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को एक दहशत के रूप में दिखाने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स नहीं थे, तो बाद में मैंने देखा सबने मास्क लगाया हुआ है, मुंह में कपड़े बांधे हुए हैं,
काला कपड़ा बांधा हुआ है, इस तरह से पूरा बांध के, और हाथों में लाठी डंडे वगैरह थे। तो they were well- आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये कौन से लोग हैं। उसके बाद क्या, शाम तक ये चीजें चलती रही, लोग मार खाते रहे, रिपोर्टर्स को तक मार पड़ी, फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहे, पार्लियामेंट नहीं जा पाए। विजुअल्स ये दिखाते हैं जब तानाशाह इतना ज्यादा बढ़ जाता है दुनिया में तो क्या हो सकता है। लेकिन तानाशाह का निगेटिव इंपैक्ट जब दुनिया देख ले तब उनकी आंखें खुल जाती है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर मारा गया, लड़कियों को थप्पड़ मारा गया, लड़कियों पर जुल्म ढारे गए। वहां पे जो प्रोटेस्टर्स थे, जो लड़के थे, उनकी सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी इतनी ज्यादा थी, एक भी लड़की से कोई कंप्लेंट नहीं आई कि यहाँ पे हैरेसमेंट प्रोटेस्टर्स ने किया। कंप्लेंट ये आई कि हैरेसमेंट पुलिस वालों ने किया। अगर पुलिस वाले ही लड़कियों की इज्जत नहीं करेंगे तो रेपिस्ट को जरूर चांस मिलेगा। ऑलरेडी ये सिस्टम इतना करप्ट है कि रेपिस्ट को बेल देती जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। तो अगले दिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज पर जुड़ते हैं। एएपी जो पंजाब में कोई अकाउंटेबिलिटी दे नहीं रही थी प्रोटेस्ट की, आईएनसी जो केरला की लीड पार्टी है, जो केरला के प्रोटेस्ट की अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही थी, वो भी जंतर मंतर के बच्चों के कंधे पर हाथ रख के या फिर कंधे पर चढ़ के प्रोटेस्ट को कुछ और मोड़ देने की कोशिश कर रही थी, सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यूथ भी बहुत स्मार्ट है, उन्होंने ये होने नहीं दिया, वो डटे रहे इस प्रोटेस्ट में। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट और इवन बीजेपी सपोर्टर्स टर्न हो गए क्योंकि उनकी आंखें खुली। मैं अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिबरल सपोर्टर्स की बात कर रहा हूं, जिन्हें पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। उसके बाद जब ये सारी चीजें होती है, अब भी सरकार की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इस तारीख को पीएम मोदी का एक पोस्ट आता है कि ये एक बहुत गंभीर बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब के बाद भी बच्चे डटे रहे। अगले दिन भारतवर्ष के हर एक हिस्से में ये प्रोटेस्ट गूंजने लगता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुई है, वो भी ऐसे ऑफिसर्स से जिनके नेम प्लेट्स तक नहीं थे, जिनके लेबल्स तक नहीं थे, सिविल ड्रेस कोड में वो लोग थे। वो लोग तक बच्चों को मार रहे थे, धमकियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, असॉल्ट कर रहे थे, हैरेस कर रहे थे। उसके बाद भी सीजीआई सूर्यकांत का कहना सुनिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है वीडियोस देखने का कि हम वीडियोस देखें और इन पर कार्रवाई करें। वो तो अच्छा है कि भारत में अच्छे वकील है, इसलिए ये चीज हाई कोर्ट तक गई, पर और उसके बाद सरकार ने अश्योरिटी दी कि सितंबर तक इसकी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता इस देश में इतने आसानी से इंसाफ मिलता है। जिन बच्चों ने मार खाया वो किसी फ्रीडम फाइटर्स से कम नहीं है, जो लोग वहां पर थे वो किसी फ्रीडम फाइटर्स से कम नहीं थे और तानाशाह से पूरी तरह लड़ रहे थे। हर बार ऐसा होता है, 2024 में भी ये हुआ था, पहले भी हो चुका है। उसके बाद भी कोई भी वर्डिक्ट नहीं होता है, किसी को कन्विक्ट नहीं किया जाता सही से, और अगर कन्विक्ट किया भी जाता है तो उसे बाहर भेज दे तो उसे बेल मिल जाती है या तो उसका तबादला हो जाता है। तो ये अच्छे से पता है यूथ को, इसलिए वो डटे रहे। इस बार वो झांसे पे नहीं आए पीएम की। उसके बाद क्या, 24 तारीख को वापस उनका एक पोस्ट आता है वीडियो बनाकर, जिसपे बहुत सारे, शायद 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। आगे जो होता है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आगे क्या होता है, 25 जुलाई 2026 को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा या फिर रेजिग्नेशन डिक्लेयर करते हैं। आप सबको लग रहा होगा यही एंड है, नहीं, दिस इज द रियल बिगिनिंग ऑफ द एंड। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, समझिए इस बात को, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, किसी ने रिजाइन किया और फिर उसका किसी और मिनिस्ट्री पर ट्रांसफर हो गया, तो आप कैसे अकाउंटेबल हैं। उसके बाद जैसे का वैसा देश वापस अपने काम पर जुड़ जाता है, फिर से ऐसा कुछ होता है, प्रोटेस्ट होता है, कोई रिजाइन करता है, ट्रांसफर हो जाता है। पहले भी ऐसा हो चुका है। तो मैं हर एक व्यूअर से, हर एक देशवासी से ये अपील करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार के झांसे पे मत आओ। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होनी बाकी है। सीजेपी ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि ये बस शुरुआत है, तो हाँ, यूथ भी समझ लो ये बस शुरुआत है। अभी अगर सरकार अपनी पूरी सिस्टम चेंज नहीं करती है तो ये यूथ स्टेप्स लेगी। ये अच्छे से समझना पड़ेगा हर एक सिस्टम के करप्ट व्यक्ति को। सबसे बेशर्मी की बात तो ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस, जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा निर्लज काम किया है। उन्होंने नोटिस जारी किया कि जो भी बच्चे
इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे या फिर किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई करना चाहेंगे आप? क्या प्रोटेस्ट करना, क्या अपने हक के लिए लड़ना इतना गलत हो चुका है कि आप वो डिग्री सर्टिफिकेट की धमकियां दे रहे हैं? क्या आप डिग्री सर्टिफिकेट्स नहीं देंगे? आप सस्पेंड कर देंगे? आपका कहने का मतलब तो यही है कि अगर कोई प्रोटेस्ट में आता है तो आप ये सब कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू फ्रीडम देके रखा है और आप उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो भी इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद। शर्म आती है मुझे देखकर कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी इंडिया पर हैं जिनसे इतने अच्छे अच्छे एल्यूमिनाइज निकले हैं, लेकिन फिर भी ये इंस्टीट्यूशंस सरकार की कठपुतली बन के रह गई हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है। पहले भी जेएनयू प्रोटेस्ट में कन्विक्शन नहीं हुई थी। पहले भी फार्मर्स प्रोटेस्ट में उतनी ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाई थी। पहले भी रेप केसेस हुए थे, इतने सारे रेप केसेस पेंडिंग है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का आपको सीन याद होगा, पूरा देश सड़क पर आ चुका था। और फिर क्या हुआ? वहां के प्रिंसिपल का तबादला हुआ और एक बड़े पोस्ट पर वो चला गया। तो ये देश ऐसा ही चलता आ रहा है, इस चीज के लिए आवाज उठाना होगा। इथेनॉल या फिर रोड्स ट्रांसपोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है, जो जबरदस्ती हमें वो चीज यूज कराने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा गाड़ी सह भी नहीं सकता, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रेपिस्ट्स जो पैरोल पर बाहर निकल रहे हैं, रेपिस्ट्स जिन्हें बेल मिल रही है, वो भी सीरियस कांड के, उनके वजह से लड़कियां अनसेफ है। इस चीज के लिए हमें आवाज उठाना होगा। लेट द डेमोक्रेसी लिव, लेट दिस नेशन राइज, लेट एवरी यूथ फील्स सेफ इन दिस कंट्री। जय हिंद, जय भारत।